बच्चों, कल हमने आपको अनुगमन वेग पढ़ाने के लिए कहा था कि हम अगली वीडियो में आपको अनुगमन वेग पढ़ाएंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो समझिए, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भी चालक में बहुत बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु से निकले हुए ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पूरे क्रिस्टल के अंदर, चालक के अंदर मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। क्लियर? अब ये बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं, ये गति करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब इनकी जो मोशन होती है बिना वैद्युत क्षेत्र लगाए वो रैंडम होती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से चला, स्ट्रेट लाइन में चला, ये किसी आयन से टकराया या परमाणु से टकराया और टकराने के बाद इसकी गति की दिशा विपरीत अलग हो गई। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, एक निश्चित दिशा नहीं होती। लेकिन जब हम इसी चालक के सिरों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं, वैद्युत क्षेत्र कैसे आरोपित होगा कि हम एक बैटरी से इसे कनेक्ट कर देंगे या आवेश के स्रोत से इसे कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, तब क्या होगा? मान लो हमने V विभवांतर लगाया चालक के सिरों के बीच, तो ये एंड आप जानते हैं पॉजिटिव हो जाएगा और ये एंड कैसा हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव। तो एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा किधर से किधर होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की ओर। क्लियर? अब चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन पर वैद्युत बल लगेगा। आपको मैंने फार्मूला पढ़ाया था, E बराबर F/Q0 पढ़ाया था। तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश रखिए, E रखिए, परिमाण उसका। तो इतना वैद्युत बल लगा, F = E × E, F = E × E। इस फोर्स के कारण, इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में त्वरित होगा, एक्सेलरेट होगा, उसका वेग लगातार बढ़ता जाएगा। अब आप कहेंगे सर एक्सेलरेट क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से F = ma, F = ma। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो होता है, तो इसलिए A बराबर क्या हुआ बच्चों? F/m। इसलिए इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा? त्वरण लगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, त्वरित हुआ। अब इलेक्ट्रॉन जब त्वरित हुआ तो बच्चों उसे बीच बीच में ये परमाणु मिलेंगे या आयन मिलेंगे, इनसे वो टकराएगा और अपना वेग नष्ट करेगा। लेकिन चूंकि बल तो उस पर लगातार लग रहा है, इलेक्ट्रॉन फिर गति करेगा, फिर परमाणु से टकराएगा या आयन से टकराएगा, फिर गति करेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। और इस तरह से जब वो दूसरे एंड पर आ जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन इसके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर आता है, ऐसे वायर के थ्रू, और नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर फिर से चालक के अंदर एंटर कर जाता है। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर, बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर, बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में त्वरित होते हैं। क्लियर? और इनके औसत वेग को, एवरेज वेलोसिटी को अनुगमन वेग कहते हैं। अब मैं एवरेज वेलोसिटी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कभी इनका वेग 0 हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर 0 हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, इस तरह से। तो क्या डेफिनेशन हुई अनुगमन वेग की? किसी चालक के सिरों के बीच
किसी चालक के सिरों के बीच बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, किसी चालक के सिरों के बीच बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। लिख लीजिए डेफिनेशन। किसी चालक के सिरों के बीच, किसी चालक के सिरों के बीच बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं, इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गई डेफिनेशन। अब लिखिए अनुगमन वेग के लिए व्यंजक। अनुगमन वेग के लिए व्यंजक। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे पता नहीं कितनी बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए तथा अनुगमन वेग के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो आपको अनुगमन वेग की परिभाषा लिख देनी है जो मैंने अभी लिखाई है, और व्यंजक इस तरह से स्थापित करेंगे जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं। देखिए हमने ये माना कि ये हमारे पास कोई चालक है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a और इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल है और चालक की लंबाई l, चालक की लंबाई l और इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बच्चों? स्मॉल l। ठीक है। और चालक के सिरों के बीच v विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो लिखिए माना l लंबाई के किसी चालक के सिरों के बीच v विभवांतर आरोपित किया जाता है तथा चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है और चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है। तब चालक के सिरों के बीच या तब चालक की लंबाई के अनुदिश, चालक की लंबाई के अनुदिश चालक की लंबाई के अनुदिश उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तो कितना हो गया बच्चों? आपको मैंने फार्मूला पढ़ाया था E = V/R पढ़ाया था, उसका यूज करिए। R की जगह यहां क्या हो जाएगी? L हो जाएगी, दोनों सिरों के बीच की दूरी। तो E बराबर V/L, E बराबर V/L, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल। तो बच्चों F बराबर क्या आ जाएगा? देखो इस फार्मूले से E × E, F बराबर E × E।
न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से F बराबर m में, या देखिए बच्चों F की वैल्यू डाल दीजिए, E इंटू ई बराबर एम ए, या A बराबर ई ई अपॉन एम। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर हो गया आपको? A बराबर ई ई अपॉन एम, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। क्लियर? अब हम ये मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का वेग u1 से बढ़कर v1, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग u2 से बढ़कर v2, तीसरे का u3 से बढ़कर v3 एंड सो ऑन, un से बढ़कर vn। तो अगली लाइन से लिखिए, अतः चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, अतः चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में त्वरित होते हैं। चूंकि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु अथवा आयनों से टकराकर अपना वेग नष्ट करते रहते हैं, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों की आयन अथवा परमाणुओं से टक्कर से पहले प्राप्त वेग, लिखो v1 बराबर u1 प्लस त्वरण तो सब पर एक जैसा a इंटू टोए1। टोए1 होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन की दो कर्मगत टक्करों के बीच लगा समय। जैसे इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से या इस आयन से टकराया और फिर ये इस आयन से टकराया, तो इनके बीच जो समय लगेगा दो टक्करों के बीच में, उसे टोय कहते हैं। मान लो पहले इलेक्ट्रॉन का टोए1, दूसरे का टोए2, तो v2 बराबर क्या आया बच्चों, u2 प्लस a टोए2, v3 इक्वल टू u3 प्लस, सॉरी a तो एक जैसा रहेगा, a टोए3 एंड सॉन vn इक्वल टू un प्लस a टोए n। क्लियर? समझ में आया सबको? नेक्स्ट लाइन से लिखिए, चूंकि चालक में ये त्वरित मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणुओं अथवा आयनों से टकराकर अपना वेग नष्ट करते रहते हैं, इस प्रकार चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है, या अनुगमन वेग के बराबर होता है। इसलिए अनुगमन वेग Vd बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड सॉन प्लस vn अपॉन n। देखिए वैल्यू रख दीजिए, या Vd बराबर u1 प्लस a टोए1 प्लस u2 प्लस a टोए2 प्लस u3 प्लस a टोए3 प्लस एंड सॉन प्लस un प्लस a टोए n अपॉन n। हमने v1, v2, v3 की ये वैल्यू पुट कर दी। इसको हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, या Vd बराबर, देखिए टर्म्स को एडजस्ट कर लो, u1 प्लस u2
प्लस U3 प्लस एंड सॉन प्लस UN अपॉन n प्लस, देखिए इसमें सब में a कॉमन इन टर्म्स में, तो ये होगा TOE1 प्लस TOE2 प्लस TOE3 प्लस एंड सॉन प्लस TOEN अपॉन n। ठीक है, देखिए चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका जो वेग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, वो यादृच्छा होता है, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसलिए हम जो प्रारंभिक तापीय वेग है, तापीय वेग टेम्परेचर के कारण, चालक के ताप के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग, वो उनका औसत शून्य माना जा सकता है। क्लियर? तो लिखिए, क्योंकि बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग या गति यादृच्छा होती है, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत प्रारंभिक वेग शून्य माना जा सकता है। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत प्रारंभिक वेग शून्य माना जा सकता है। इसलिए U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस एंड सॉन UN अपॉन n, इसको हम क्या मान सकते हैं बच्चों? 0। तथा देखिए इसको हम ये मान लें बच्चों, इस टर्म को ध्यान से देखिए, हमने इसे टोए मान लिया, तो टोए बराबर, एक मिनट, इसे हम ऐसे लिखेंगे कि A TOE1 प्लस TOE2 प्लस TOE3 प्लस एंड सॉन प्लस TOEN अपॉन n, इसको हमने A इंटू टोए मान लिया, जहां टोए क्या है बच्चों? TOE1 है, टोए है TOE1 प्लस TOE2 प्लस TOE3 प्लस एंड सॉन प्लस TOEN अपॉन n। इसको हम कहेंगे बच्चों औसत श्रांति काल। क्या कहेंगे इसे? औसत श्रांति काल। इसकी डेफिनेशन मैं अलग से लिखवा दूंगा आपको। इसकी डेफिनेशन मैं आपको अभी बता देता हूं, फिर बाद में लिखा दूंगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की चालक में उपस्थित परमाणु अथवा आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय ही औसत श्रांति काल कहलाता है। ठीक है, मैं अभी इससे थोड़ी देर पीछे लिखा दूंगा। तो बच्चों ये आया हमारे पास डेरिवेशन निकलकर। तो अब हम क्या कह सकते हैं? देखिए, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, Vd बराबर A इंटू टोए। समीकरण 2 से A का मान रखने पर, A का मान रखने पर तो क्या आया बच्चों? Vd बराबर, देखिए A की वैल्यू रखेंगे, ये आ जाएगा E इंटू टोए अपॉन m। आप यहां तक भी इसका एक्सप्रेशन छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण नंबर कौन सी बच्चों? 3rd। अब E का मान भी आप समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से E का मान रखने पर, समीकरण 1 से E का मान रखने पर, तो Vd बराबर
क्या आया, वी ई टॉय अपॉन एम एल। ये इक्वेशन नंबर 4। तो यदि आपको ई दिया हुआ है तो समीकरण 3 से, और यदि आपको v दिया हुआ है, l दिया हुआ है, ये डेटा दिए हुए हैं, तो आप समीकरण 4 से अनुगमन वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखिए समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अनुगमन वेग ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहा। अब देखिए, मैं आपको दो बार मेहनत नहीं कराऊंगा। अब आप लिखिए, ये जब भी ये क्वेश्चन आता है, या तो इस तरह से आता है कि अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, अनुगमन वेग के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो आपको यहीं तक करना है, या यहां तक कर दीजिए जहां तक आपको सुविधाजनक हो। अब क्वेश्चन ये भी आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी एग्जाम में आया हुआ है, 2019 के एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन ये है, आप अपनी जो हेल्प बुक है उसे खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये है कि अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। तो इसको आप कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे अनुगमन वेग, ठीक है। अनुगमन वेग जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखा है वो लिख देंगे। फिर उसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, या ओम के नियम की उत्पत्ति, जो आप कहें। ठीक है। अब आपको बच्चों सारा कुछ एज इट इज यहां तक प्रूव कर देना है, ठीक है। बिल्कुल माना से लेके, माना एल लंबाई के चालक के सिरों के बीच वी विभवांतर आरोपित किया जाता है, जिससे उसकी सिरों के बीच ई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। माना चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए तथा एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन। बिल्कुल सारा जो मैंने अब तक लिखाया है, और आप इसे यहां तक प्रूफ कर देंगे, ठीक है। यहां तक प्रूफ कर देंगे आप। अब आपको इसकी उत्पत्ति करनी है ओम के नियम की। तो आप कैसे बताएंगे? ये प्रूफ मैं अलग से करा दूंगा। देखिए, आप ये लिखेंगे, यहां तक आपने प्रूफ कर दिया, Vd इक्वल टू VE टॉय अपॉन ml। ये इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे आप, ठीक है। अब आप अगली लाइन से लिखेंगे कि चालक में उपस्थित यहां तक आप करके लाएंगे इसे प्रूफ, बिल्कुल सारा एज इट इज। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों वो कैसे निकाल लेंगे आप? देखिए, एन कैपिटल एन कह दीजिए, तो ये हो जाएगा। मैंने अभी आपको लिखवाया था, स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है बच्चों क्या, चालक के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप किससे डिवाइड कर देंगे? आयतन से। अब यदि आप कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो इसे आयतन से गुणा कर लीजिए।
तो ये हो जाएगी बच्चों मुक्त एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा चालक का आयतन, और चालक का आयतन क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल A इंटू लंबाई L, NaL। अब चालक में उपस्थित कुल आवेश, चालक में उपस्थित कुल आवेश वो कितना हुआ बच्चों, Q बराबर आपने पढ़ा N, तो N तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब N का मान ये रख दीजिए, तो Q बराबर आ गया बच्चों NaL इंटू E। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए अब यदि हम ये मान लें बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में T समय लगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना समय लगे, T। तो ये T कितना होगा बच्चों, तो लिखिए अगली लाइन से, यदि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगा समय T हो, तो देखिए समय बराबर होता है T बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हो गई L, और चाल क्या है बच्चों, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। ठीक है, इतना समझ में आ रहा? अच्छा, अब चालक में धारा, या वैद्युत धारा, चलो अब चालक में वैद्युत धारा, तो आपने पढ़ाई है, मैंने पढ़ाया था आपको, I बराबर Q अपॉन T, या I बराबर Q की वैल्यू ये रखो NaL इंटू E अपॉन T की वैल्यू क्या रखो, L अपॉन Vd। तो L से L कैंसिल हो गया, तो I बराबर क्या आ जाएगा, NeaVd। ये समीकरण नंबर 6 हो गई। ठीक है, अब आप समीकरण 4 से, इस समीकरण से, है ना, Vd का मान रखने पर, समीकरण 4 से Vd का मान रखने पर, समीकरण 4 से Vd का मान रखने पर तो क्या आया बच्चों, रखिए I बराबर NeA, और Vd की वैल्यू है बच्चों Ve टॉय अपॉन ml। ठीक है, तो अब आप जरा ये देखिए कि V अपॉन I निकालें तो क्या आया, V अपॉन I निकालें तो क्या आएगा, तो ml तो ऊपर जाएगा, N E इंटू E स्क्वायर A इंटू टॉय। अब इसे जरा ध्यान से देखिए, इस क्वांटिटी को ध्यान से देखिए, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये भी कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं, नियत रहेगा। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। L क्या है, चालक की लंबाई, ये भी नियत रहेगी, ये भी नहीं बदलेगी। N क्या है, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी नहीं बदलेगी। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। A क्या है, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ये भी नहीं बदलेगा। तो ये टॉय पर निर्भर करिए,
हाँ, यदि ताप नियत है तो औसत शांति काल का मान नियत रहेगा। तब हम बच्चों इसे कह सकते हैं ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, नियतांक लिख सकते हैं इसे, और यही ओम का नियम है। यही ओम का नियम है। ठीक है बच्चों, यही ओम का नियम है। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों V/I बराबर किसके, R, और R बराबर किसके, mL/NE² A/τ। क्लियर? ये आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया बनता है जिसको आपको अलग से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा I तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये जो मैंने आपको प्रूफ कराया है यहां से चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से लेकर और यहां तक आप इसका प्रूफ कर देंगे, माना से स्टार्ट करके चित्र बना के, फिगर बनाकर, और आप इसका यहां तक प्रूफ कर देंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। बल्कि इस क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए, किसी चालक में, चलो मैं लिख देता हूं, किसी चालक में प्रवाहित धारा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, किसी चालक में प्रवाहित धारा I तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग Vd में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके यहाँ कई बार ये भी पूछा गया है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, माना किसी चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों संख्या n तथा चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V तथा चालक की लंबाई L और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। तो तब आप इसका प्रूफ कहाँ से करेंगे, जो मैंने अभी आपको कराया, यहाँ से n चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर ये नहीं कराई अभी, n × A × L से लेकर और कहाँ तक प्रूफ कर देंगे आप इसको, समीकरण नंबर 4 से प्रूफ कर देंगे। तो इसको क्वेश्चन को अलग से लिख के और इसे दोबारा से बच्चों आप प्रूफ करना। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे समझाऊंगा और क्लियर करेंगे आपको इससे ज़्यादा। थैंक यू।